लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 80 रुपए खटाखट 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 खट कहाँ गए? अब वो 85 जो खत्म हो गए, अब जलेबियां फटाफट 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 फटाफट। तीसरी बार लगातार हैट्रिक हो रही है और कांग्रेस पार्टी हिट विकेट हो रही है। और राहुल गांधी को बीजेपी ने ऐसा पटखनिया दिया है कि उनको होश नहीं आएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं सबसे बड़े चुनावों के नतीजे और ये दो राज्यों के चुनावी नतीजे जो अब लगभग चुनावी नतीजे हो चुके हैं, क्योंकि अब ये सेटल होता हुआ स्कोर है। अब इससे थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। भारत के वोटरों के मन में क्या है वो आप इन चुनावों से समझ सकते हैं, कोई नहीं कह सकता। ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है कि जो वोटर सोचता है वो वहां जाकर करता है, लेकिन आप पूछेंगे तो वो कहेगा कुछ और। जिस हरियाणा में कांग्रेस नेता छोड़िए तमाम राजनीतिक पंडित, एग्जिट पोल एजेंसियां कांग्रेस की लहर का दावा कर रही थी, आज वो सब धराशायी हो गए। दावा कांग्रेस की प्रचंड जीत का था। इनफैक्ट ऐसे बहुत से पोलस्टर थे जिन्होंने कल ही रिवाइज किए अपने डेटा और रिवाइज करके 70 पार पहुंचा दिया। असल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है, ये आज की तारीख में फैक्ट है। मैं हरियाणा के आपको आंकड़े बता रही हूँ। जब बात कर रही हूँ तो नीचे हरियाणा की टैली है, बिल्कुल बगल में यहाँ पे जम्मू कश्मीर की टैली आपको दिखाई दे रही है और जितनी भी बड़ी खबरें हैं वो यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बगल वाली जो स्क्रीन आपको का जो सेग्रीगेशन दिख रहा है वहाँ पर कौन हार गया है, कौन जीत गया है, अभी कौन टैली में बढ़त बनाए हुए हैं और कौन पीछे चल रहा है, वो सब जानकारी एकदम एक्सट्रीम साइड में आपको एज पर स्क्रीन के दिखाई देने वाली है। बहरहाल ये जो नतीजे इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, हरियाणा 90 की 90 जो सीटें आई हैं उसमें बीजेपी तीसरी बार इतिहास रचते हुए 50 सीटों पर अभी नजर आ रही है। यानी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे। 2014 में मोदी लहर के बावजूद जो बीजेपी हरियाणा में 47 सीटें जीतकर आई थी अकेले अपने दम पर, आज उस रिकॉर्ड को तोड़ रही है। बीजेपी तीसरी बार अपने सबसे अच्छे नतीजे के साथ लगातार सत्ता में बनी हुई दिखाई दे रही है। गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद हरियाणा 5वां ऐसा प्रदेश बन गया है जहां बीजेपी लगातार तीसरी मर्तबा सत्ता में है। सब बीजेपी को यमुना पार करने का दावा कर रहे थे, सुबह नारे हम भी सुन रहे थे। बीजेपी ने सबको विपक्ष में धकेल दिया है। आज की सियासी कहानी यही है हरियाणा को लेकर। लेकिन आखिर ये कहानी बनी कैसे, ऐसे कैसे? क्या सारे सियासी पंडित हरियाणा में गलत साबित हुए? इसकी वजह क्या? हरियाणा के क्षेत्रवार नतीजों से आप ये समझ जाएंगे कि हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपेंड। हरियाणा को मुख्यतः आप 4 इलाकों में बांट दीजिए। पहला इलाका कौन सा? अहिरवार, दक्षिण हरियाणा। इस इलाके में यादव सहित, ये देखिए ये वाला वो इलाका है पूरा, ठीक है। यहां पर यादव सहित जो गैर जाटव वोट है उनका दबदबा है। तो इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं? ये वाला तो नूह मेवात वाला इलाका है, लेकिन गैर जाट है ना, गैर जाट जो वोट है, गुरुग्राम, मेवात, रेवाड़ी, ये फरीदाबाद का इलाका, पलवल का इलाका, इस इलाके में विधानसभा की कुल मिलाकर 28 सीटें आती हैं। इसमें से बीजेपी 21 सीटें जीत ली, जबकि कांग्रेस को यहां इस इलाके में 6 मिली है और बीएसपी के यानी अन्य जो है वो बीएसपी है, यहां उसे 1 सीट मिली है। इसी इलाके में बीजेपी ने सबसे बड़ी बढ़त हासिल की और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तब ये कहा जा रहा है ये अन्य अब बीजेपी के पास चला गया है। यानी अब बीजेपी की टैली इस इलाके में नॉर्थ हरियाणा में इस वक्त 22 है। अच्छा, अब आ जाइए बांगड़ इलाके में। बांगड़ इलाका कौन सा है? ये जाटों का पूरा दबदबा वाला इलाका है, ये द सेंट्रल हरियाणा इलाका। अब यहां पर आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर जो है वो दिखी। बीजेपी ने 7 सीटें हासिल की, कांग्रेस ने 9 सीटें हासिल की है, जबकि निर्दलीय के खाते में यहीं से 2 सीटें आई है।
अब जाटलैंड यानी सिरसा, हिसार और जींद वाला इलाका आप देख लीजिए, ये वो इलाका है। अब इस इलाके में, यानी यहीं पर सिरसा है, हिसार है, जींद है, इस इलाके में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच बढ़िया टक्कर थी। और इस इलाके में जो 17 सीटें हैं उसमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2, अन्य के खाते में कांग्रेस के खाते में 8 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। यहाँ पर ये अन्य क्या है, ये अन्य INLD है यहाँ पर। तो ये दो अगर आप देखेंगे तो जाटलैंड में बहुत करीब का फाइट, जबकि जाटलैंड में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, ज्यादा सीटें। सबसे बड़ा चेहरा कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जाट। कांग्रेस को 8 यहां पर मिलती है और बीजेपी को 7, INLD को लगभग 2 सीटें। अब GT रोड, ये वाला पूरा इलाका, ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ग्रैंड ट्रंक रोड इलाका है, यहीं से वो ग्रैंड ट्रंक रोड निकलता है। ये हमेशा से बीजेपी का इलाका रहा है। मिक्स जातिगत आबादी यहां पर रहती है, जहां से बीजेपी के CM उम्मीदवार नायब सिंह सैनी खुद आते हैं। उस इलाके में भी बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। बीजेपी को इस इलाके में कुल 27 सीटों में से 15 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 12 सीटें मिली हैं। ये टैली आपके सामने। यानी जाट बहुल इलाकों में भी बीजेपी को कांग्रेस बहुत ज्यादा पछाड़ नहीं पाई। इसके कारण बीजेपी ने वो नतीजे हासिल किए जो अभी आपको दिख रहा है। अभी जब शुरुआत की थी 50 से, अब 49 पर इस वक्त बीजेपी है। फिर कह रही हूँ ना, +2 -2 आप देख लीजिए, लेकिन यहीं पर आकर आंकड़ा रुकेगा। जो 2014 में नहीं हुआ, जो 2014 में बीजेपी हासिल नहीं कर पाई, वो आज की तारीख में हासिल करते हुए दिख रही है। बहुत सी चीजें हैं जो बीजेपी ने 2024 के चुनावों से सीखी, अपना गणित लगाया, स्ट्रैटेजी को बदला और इसी कारण उसने ये बढ़त पाई है। कांग्रेस ने शुरुआती जो बढ़त पाई थी उसे गवा दिया। कहां? जब वो चुनाव लड़ी थी। बीजेपी ने निश्चित जो तौर पर आप कह सकते हैं कि वो हार जो है, उस हार से जीत को खींचा है। उस हार में बहुत सारे फैक्टर साफ तौर पर दिख रहे थे। कौन कौन से फैक्टर दिख रहे थे? कि हुड्डा जाटों को एकजुट कर चुके हैं। क्या चीज दिखी? कि पहलवान बीजेपी से बहुत नाराज है। क्या चीज दिखी? कि राहुल गांधी दलितों की जो राजनीति कर रहे हैं उससे दलित वोट कंसोलिडेट होगा और ऐसा कि जो बीजेपी के पाले में जाता है वो भी कांग्रेस के पाले में आएगा। लेकिन ये सब गलत साबित हुआ। नतीजे बता रहे हैं, कांग्रेस को हुड्डा गुट के वर्चस्व की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, उल्टा हुआ। इस गुट को या इस गुट के उदय भान को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन उदय भान हरियाणा में बीते 2 साल में संगठन में नेताओं की नियुक्ति तक नहीं कर पाए। बीजेपी ने मनोहर लाल के प्रति नाराजगी को भांप लिया। जनता जो नाराज चल रही थी उस नाराजगी को भापा और भापते ही नायब सिंह सैनी को उन्हें हटाकर CM बना दिया, नया OBC चेहरा दे दिया। हरियाणा में लगातार जाट मुख्यमंत्री के बीच OBC को नेतृत्व देने से बीजेपी के लिए एक नया वोट बैंक वहां पर क्रिएट हो गया और कांग्रेस के लिए ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना, या अति आत्मविश्वास, वो नुकसानदायक रहा। अब अति आत्मविश्वास कैसे नुकसानदायक रहा? कि भाई सब कह रहे हैं, पोलस्टर कह रहे हैं, यूट्यूबर कह रहे हैं, एग्जिट पोल कह रहे हैं। एग्जिट पोल तो चलिए खैर सबसे बाद में आते हैं, जब वोटर वोट डालकर निकल जाता है तब ये पोल आते हैं। उसको अगर मैं थोड़ा साइड में रख भी दूं तो बाकी सब जो माहौल बन रहा था हर जगह पर, वहां पर यही दिख रहा था कि कांग्रेस जीत रही है। अब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आज सुनना बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस हार के पीछे किसे जिम्मेदार बताती है। सुबह से तो EVM का रट्टा लगाया हुआ है, लेकिन अभी क्या कहते हैं सुन लेते हैं एक बार। तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जयराम रमेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी में अपनी बात रखें। मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि जम्मू और कश्मीर के जनता ने तो पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हार है और अब अंग्रेजी में जयराम रमेश अपनी बात रखेंगे। लेकिन हमारी नज़र जो है वो इस वक्त बनी हुई है
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और चूंकि वो अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो जो बड़ी बातें होंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि गलत आंकड़े जो है वो पेश किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर एक बार फिर से ठीकरा फोड़ा जा रहा है, नतीजे से हैरान है, ये भी कहा है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ शुभरास्ता जी भी जुड़ चुकी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं दोनों, और विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन इनफैक्ट हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। विवेक जी, केक कहाँ है? केक तो फ्रिज में रखा हुआ है। अब क्या करेंगे फ्रिज में रख के? अब तो हो गया खेल, अब वो आप नहीं, अब देखेंगे, प्रेम शुक्ला जी के पास पहुंचा दीजिए। नहीं पहुंचा देंगे, ये तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन इनको भी एक केक देना चाहिए कम से कम। ये तो मानना पड़ेगा इनको भी कि कश्मीर में तो एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इंडिया अलायंस का, तो वो मुबारकबाद तो इनको थोड़ा बड़ा दिल करके देनी चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी अभी देखिए, कांग्रेस और इंडिया अलायंस सेटिस्फाइड नहीं है इस रिजल्ट से, और हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक मैनिपुलेटिवनेस भी करी गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है, तो हाँ, तो जयराम रमेश जी अभी जो बोलेंगे तो उसके हिसाब से ही पर ये मैनिपुलेशन उन्होंने जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए, आपने जो अभी आपने जब पैकेज की शुरुआत करी तो जिस तरीके से आपने जो एनालाइज करा, उस एनालिसिस से मैं काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ों में एग्री ज़रूर कर रहा हूँ कि जाट वर्सेस, देखिए जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसको एनालाइज करके रीजनिंग निकालना एक अलग बात हो जाता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से हमारी ये कंप्लेंट है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ एक केक मैं एक्स्ट्रा आपके घर पे भिजवा दूंगी। यू आर इन बैंगलोर, है ना, मैं वहां भिजवा दूंगी। नहीं, बिल्कुल। पर प्लीज आप ये मत कहिए कि मैनिपुलेशन हुआ है, या तो ये मान लीजिए कि जाट वर्सेस ऑल हो गया है। ये लेकिन चूंकि आप लोग हार गए हैं तो इसका ठीक, आप ये नहीं कह सकते हैं कि चूंकि हम हार गए हैं तो बल्ला गलत था, बॉल झूठी थी, पिच जो है वो गीली थी, ये सारी बातें नहीं चलेगी सर। हवा में प्रेशर अलग किस्म का था, हमारे साथ हुटिंग हो रही थी, ये सब नहीं चलेगा। आप हार गए हैं, कह दीजिए वी आर सॉरी, हमने गलत आकलन कर दिया, बस बात खत्म। नहीं वो ठीक है, हम अभी आकलन चलेगा, कांग्रेस पार्टी की अपनी मीटिंग चलेगी अभी, उनके संसदीय पूरा वो जो बेल्ट बैठेगा, बाकी पार्टियों का बैठेगा, जो मिलके सब लड़े थे कि क्या हुआ, और हम भी एक रीजनिंग देंगे निकाल करके। और आपने जो एनालिसिस किया पत्रकारों से बिल्कुल सीखेंगे, आपने जो पॉइंट्स रखे हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन जरूर किया जाएगा कि क्या ये वाकई जाट वर्सेस नॉन जाट हुआ, क्या दलित वोट हमारे साथ नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा, ओबीसीज अगर छिटक गए, अहिरवाल क्षेत्र में परफॉर्मेंस अलग रही, तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक चर्चा जरूर करी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है, चूंकि आप मुबारकबाद भी चाह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद है। प्रेम जी, मुबारकबाद तो दे दीजिए, जम्मू कश्मीर में सरकार बना रहे हैं। बात का मुबारकबाद चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचा करते हैं ये। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा अपने इतिहास में सीटें मिली, 29 सीटें मिली, सीटों की संख्या बढ़ी, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा, स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, और हंग असेंबली हम कह रहे तो हंग असेंबली आई। तो और हरियाणा में आप, और वहाँ जब जम्मू एवं कश्मीर में भी श्रीमान राहुल गांधी जिन सीटों पर प्रचार करने गए वो सारी की सारी सीटें हार गए। तो आपके इंडिया अलायंस के जो नेता है विवेक बाबू, 370 हटने के बाद वो जहाँ जहाँ चले जाते हैं वहाँ चुनाव हार जाते हैं। यही हाल आपका जो है हरियाणा में रहा। हरियाणा में उनका एक बात ध्यान रखिएगा, हरियाणा को भली भांति ये जानते थे कि चुनाव हारेंगे, सिर्फ माहौल खड़ा कर रहे थे। और ध्यान दीजिएगा कि हरियाणा में इन्होंने, कांग्रेस ने, वो ठीक है, चलिए हरियाणा की बात का उत्तर दीजिए, घोषित नहीं किया। नहीं सुनिए, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कश्मीर के अंदर जो 47 सीट्स हैं, तो पहले मेरी बात उसमें से बीजेपी को एक भी नहीं मिली, इसका क्या कारण है? क्या ये 370 का हटाना गलत डिसीजन था या नहीं? जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ भाई, काहे बीच में चीख पुकार कर रहे हैं, आराम से शांत हो जाइए, मुझे मेरी बात पूरी हो जाए, ये आपके भी बातों का उत्तर देंगे विवेक जी। फिर ये जो स्थिति थी हरियाणा में, रुबिका जी आप ध्यान दीजिएगा कि हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस ने हरियाणा में कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करने की भी हिम्मत नहीं जुटाई। क्यों नहीं जुटाई? क्योंकि उनको पता था कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से वहां पर उन्होंने घोषणाएं तो कर दी,
लागू नहीं कर पाए। और आप याद दीजिए, रिकॉर्ड पे ये स्टेटमेंट है सुक्खू का, वहां के मुख्यमंत्री का, कि हमने कोई वादा नहीं किया था, दिल्ली वाले करके गए थे। ये स्थिति इनकी जो है हरियाणा में भी थी, और हरियाणा में ये चुनाव हार रहे थे, साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। नहीं, ये जिस तरह से कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा था, लेकर जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हो रहा था, बाकी जो गेस्ट आ रहे हैं उनसे पूछ लूंगी। मुझे बताइए आप लोगों ने क्या किया? ये 49 जो आज कि ये हमें बात नहीं करनी है, हमें वो जो माहौल सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको चलते रहने देना है, किया क्या आप लोगों ने? देखिए, जो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के नेतृत्व जन ये परिश्रम करना, हमारी सरकार भी परिश्रम करती है, हमारे मंत्री परिश्रम करते हैं, हमारे पदाधिकारी परिश्रम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। उसी का परिणाम था कि जिस तरह से इन्होंने झूठा नैरेटिव तो सेट किया कि पहलवान को वहां नाराज हैं, लेकिन आप जानती भली भांति महावीर फोगट जो वहां की कुश्ती के भीष्म पितामह हैं, महावीर फोगट जिन्होंने तमाम स्वर्ण पदक विजेता जो है तैयार किए हैं, महावीर फोगट का बयान आपने चलाया है कि किस तरह से जो है खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं आदरणीय मोदी जी ने किस तरह से दी। तो ये पहलवान का नैरेटिव गलत था, इनका किसान का नैरेटिव नहीं, पर वो दूसरी साइड से प्रेम शुक्ला जी कह सकते हैं विनेश फोगाट हरियाणा में हम एमएसपी कितनी फसलों पे विनेश फोगाट जीती, पंजाब में कितनी विनेश फोगाट भी तो जीती है। विनेश फोगाट जीती, फिर वो कह सकते हैं ये चेहरा थी, ये अन्याय का सबसे बड़ा चेहरा थी कि इनके महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है और वो जीत गई। बहरहाल इस पर मैं कुछ और बिंदु जानना चाहती हूँ प्रेम जी, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जिट पोल में सुबह से कह रही हूँ, आप भी मेरे साथ थे, विवेक भी मेरे साथ थे, शुभ्रास्ता अब मेरे साथ जुड़ी हैं। शुभ्रास्ता, आप भी तो कमोबेश पॉलिटिकल पार्टीज को जो जानकारियाँ देती हैं या सजेशंस देती हैं, एडवाइस देती हैं, डेटा के आधार पर ही देती है ना, सबका सब डेटा के इर्द गिर्द घूमता है। ये जो पोलस्टर्स, ये एग्जिट पोल, ये पिछले 2 बार से औंधे मुंह गिर रहे हैं, औंधे मुंह। रूबिका जी, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात बोल रही हूँ कि इस देश में बहुत कम, इनफैक्ट नगण्य ऐसी पोलिंग एजेंसीज हैं जिनके लोग एक्चुअली ग्राउंड पे जा करके डेटा ले करके आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक तरह समझिए कि पोलिंग की दुनिया के मठाधीश हो चुके हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो 5-6 लोग होते हैं जिनसे फोन पे बात करके उनको लगता है कि पोलिंग कर ली गई। मैं सर्वे की बात कर रही हूँ। होता क्या है कि डेटा, ये जो डेटा की हम बात कर रहे हैं वो एक प्योर स्टेटिस्टिक्स का काम है। उस स्टेटिस्टिक्स में आप नॉर्मलाइजेशन जैसा शब्द भी अगर किसी के सामने यूज करें तो वो नहीं लगेंगे। डेटा नॉर्मलाइज किया हो तो आप गलत हो ही नहीं सकते। मैंने ऐसे चुनाव देखे रूबिका जी, मैं भी बताया था कि आप 2 सीट्स में इतने वोट से, इतने प्रतिशत से आप पीछे चल रहे हैं, आप हारेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। वो अलग बात थी कि कुछ दिनों के बाद उनकी सरकार दोबारा वापस आई। तो मैं कहना ये चाह रही हूं कि अगर आपका डेटा सेट बिल्कुल प्योर है, अगर आपके पास ऑन ग्राउंड हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सही में लोग हैं, जहां से जो डेटा आ रहा है आप खुद बैठ करके अगर उसको वेट कर रहे हैं, तो आप गलत नहीं हो सकते। बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड होते हैं ये सर्वे और बहुत साइंटिफिक तरीके से। चलिए, मैं समझ गई कि ये जो पोलस्टर्स को लेकर और एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर ये जितनी भी आज की तारीख में कंप्लेंट्स हैं वो तो आएगी, वो जाहिर है आनी भी चाहिए भाई। एक के बाद एक अगर आप गलत साबित हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, मेथडोलॉजी आपकी ठीक नहीं है, या फिर कुछ वजह है और उसे ढूंढना पड़ेगा, ये मैं समझ गई। लेकिन अब दूसरी तरफ आते हैं, एक माहौल भी तो होता है ना, वो माहौल, एग्जिट पोल तो एकदम आखिर में आए, दैट वाज द लास्ट स्टेज ना, कि जब एग्जिट हुए वोटर्स, उन्होंने फिर वो उनके बीच में पोल हुआ और उसके बाद ये नतीजा है। मैं समझ, एक परसेप्शन, एक नैरेटिव, एक माहौल कि हरियाणा तो इस बार भैया कोई बचा ही नहीं सकता है, निकल गई हाथ से सत्ता, और ये निकल गई, ये मतलब 2014 से बेहतर प्रदर्शन। हाउ इज इट पॉसिबल? जी रूबिका जी, इसमें 2 बातें मैं बहुत स्पष्ट रूप से हरियाणा में देख पा रही हूँ। नंबर 1, बीजेपी ने कांग्रेस को इस बार बहुत अच्छे से इलेक्शन कैंपेन करने दिया। मैं बहुत सद करके शब्दों का चयन कर रही हूं। कांग्रेस इस वजह से क्या किया उन्होंने कि उन्होंने डिड टू मच टू सून, और ये पॉलिटिकल कैंपेन की सबसे बड़ी गलती होती है कि आप गलत समय पर पीक कर गए। गलत समय पर पीक करने से क्या होता है कि मीडिया में तो, सोशल मीडिया में नहीं है कि वो हवा बह निकली,
लेकिन ग्राउंड पे क्या होता है कि ग्राउंड पे आपके कार्यकर्ता, चूंकि आपके पास खुद क्लैरिटी नहीं है कि डेवलपमेंट कैसे करें, ऑन रिकॉर्ड बयान है जो कि तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हुए, लोकल लेवल पे वायरल है, आप कुछ भी कहा जा रहा है कि जो महिलाएं लिपस्टिक लगाकर निकलती हैं वो नेता बन जा रही हैं। तो आप विनेश फोगाट को नेशनल मुद्दा बना रहे हैं, आप रिजर्वेशन को लेकर के एक राजनीति बना रहे हैं, लेकिन आपके ही लीडर्स को पता नहीं है कि क्या बोलना है। तो मेरा कहना है कि ये जो नैरेटिव भी था वो बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड था। ओके, लेवल पर एक हवा बनी, लेकिन लेवल पर वो काम ठीक नहीं कर पाया। हालांकि रूबिका जी, एक अंतिम बात की, कांग्रेस का प्रदर्शन रूरल हरियाणा में ठीक ठाक रहा है। अब अगर इस भाग जाए, मैसेज मेहनत बेकार गई। अगर आपने रूरल में कुछ चीजें ठीक की हैं, इसका मतलब कि नैरेटिव पे जो आपने जो मुद्दे उठाए वो एक्चुअली मुद्दे थे, आप क्लियर नहीं कर पाए उसको। बताइए। नहीं, ये दिस इज रॉन्ग। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ सुभराष्ट्रा की कि राहुल गांधी बाहर गए तो गए हैं, और बहुत लोग जाते हैं, बीजेपी के भी जाते हैं, वो एक अलग इशू है। अगर हम इलेक्शन के मुद्दे पे फिर से बात करें, आपने एग्जिट पोल्स की जो बात की, मेरे लिए आपके लिए मुद्दा नहीं है। किसानों को आपने कहा कि हम जलेबी की फैक्ट्री बनाएंगे और जो भी तमाम बातें, अगर वो किसानों के साथ बैठे होते और कहते कि भैया सरकार भाजपा की या कांग्रेस की, एक मिनट सुनिए, साथ हूं और मैं एक बात क्लियर है विवेक, आप सुनिए, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक है रशिया, एक है अमेरिका, वहां पे ना बीच पे जाता हुआ आपको अपना 6 पैक ऐप दिखाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो चर्चा का विषय होता है। पीपल एंजॉय कि देखो छुट्टी मनाने जा रहे हैं, बड़ा फैमिली मैन है। लेकिन मैं बहुत संजीदगी से कह रही हूँ विवेक, आप भी इस बात को मानेंगे कि हिंदुस्तान में एक पब्लिक लाइफ में जब आप होते हैं, हाँ, तो उसमें आपको ये दोनों चीजें अलहदा करके रखनी होती है। आपको 24/7 उस रोल में अपने आप को दिखाना होता है। आज के दिन मान लीजिए, आज मैं बोल रही हूँ विवेक, आप तो अपने आप को कहेंगे कि बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ भाई, ठीक है, मैं सीपीआई लेफ्ट का लीडर हूँ, लेकिन आज के दिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा है विवेक श्रीवास्तव, छुट्टी मनाने चले जाइए, आप स्क्रीन पर मत आइए, छुट्टी मनाइए, एबल टू डू दैट। लेकिन मैं ये आपसे दूसरी बात कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं जब हम एग्जिट पोल करते हैं, मेहनत करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये पॉइंट आता है, तो जो लूजिंग साइड होती है उसमें हम फिर फॉल्ट्स को खोजना शुरू कर देते हैं। आज बीजेपी हारी होती तो शायद हम मानेंगे। आप हार गए तो आपकी हर चीज बुरी लगेगी, आप जीत गए तो आपकी हर चीज अच्छी लगेगी, ये तो कड़वा सत्य है। नहीं, पर मैं एक पॉइंट सिर्फ कहूंगा, बट मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा आपको रूबिका, आपने एग्जिट पोल्स की बात जो कही थी, मैं सिर्फ उस पर कहना चाहूंगा कि आज का जो वोटर है वो उतना क्लियर कट नहीं है जितना 15, 20 साल, 25 साल पहले का वोटर होता था, जिसका आइडियोलॉजिकल चॉइस क्लियर होता था। आज उसकी बहुत सारी ओवरलैपिंग होती है, लास्ट मोमेंट के बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, एंड मे बी वो विनेश फोगाट के प्रति सद्भावना रखता था, हाँ। लेकिन जिस तरह का मैनेजमेंट हुडा साहब या किसी और ने किया, उससे वो नहीं एग्री कर पाया। इन फाइटिंग क्या रही पार्टियों के बीच में, ये एक फैक्टर है। समझना होगा। तहसीन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तहसीन सुबह से नारेबाजी कर रहे थे, 70 पार, यमुना पार। ये लीजिए आप, 49 पर नायब सिंह सैनी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, और कांग्रेस 36 पर। अव्वल तो प्रेम शुक्ला भाई को बहुत बहुत बधाई, और भाजपा के जितने भी समर्थक हैं, उनके वोटर्स हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। आई थिंक कांग्रेस को थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। ये चुनाव क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ी? हाँ, मैं कहता हूँ ये चुनाव कांग्रेस को जीतना चाहिए था, हवा थी, माहौल था। मुझे लगता है कि जिन लीडरान को भेजा गया दिल्ली से, जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को जीरो पे लाए, जिन्होंने पंजाब में कांग्रेस को हराया, उनको थोड़ा सा उन पर अब सोच विचार होना चाहिए कि उनको कितना सेंट्रल लीडरशिप आगे करेगा। दूसरी चीज़, कांग्रेस की एक कोर वोट बेस होती है दलित और मुसलमान। अगर आप दलित लीडरशिप को इग्नोर करोगे तो फिर क्या पार्टी आगे जा सकती है, इस चीज़ को सोचना होगा। और दलित वोट स्प्लिट हो गया। तीसरी चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, मैं जम्मू के कॉन्टेक्स्ट में भी कहूँगा, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट, कवर जी आए, इसका कोई फ़ायदा हुआ कांग्रेस को? जो लोग ने, क्योंकि रूबिका आप आपने कांग्रेस को कवर किया है, बहुत लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, ज्योतिरादित्य पेन सिंह जी वगैरह, व्यक्तिगत तौर से सोनिया जी को अटैक किया था 2019, आपने कवर किया था, फिर वो वापस आते कांग्रेस में, इसमें क्या फ़ायदा होता है कांग्रेस को? तो इन चीज़ों पर कांग्रेस को सोचना चाहिए। और चौथी चीज़ कि क्या एक जो लीडरशिप थी, एक सेकंड रुको, आपको तहसीन उमर अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, दोनों सीटों से जीत गए हैं, आज तो ये भी वहाँ से जीत गए हैं जहाँ से हमें लग रहा था जीत की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जाहिर सी बात, लोगों हमारे चाहे हमारे मतलब जो हमारे वादे हैं लोगों के साथ जो हमने किए हैं उनको लेके हो, अब हमारा फर्ज हम उसको रिस्पेक्ट करें
और उस मैंडेट को लेके हम लोगों के लिए काम करें। बहुत से मैं लड़ा था, चुनाव जीतना आसान नहीं था। अब जनता की बहुत सारी उम्मीदें हैं, उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ये उमर अब्दुल्ला कहते हुए नजर आ रहे हैं, अगले सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहां पर गठबंधन की सरकार को लीड करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में 49 सीट पर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लीड कर रहे हैं। 90 सीटों में नतीजा यह बता रहा है कि वो क्लियर कट मेजॉरिटी लेकर आ चुके हैं, लेकिन जिसने चौंकाया है वो हरियाणा के नतीजे हैं। और अब यहां पर चिंतन भी हो रहा है, मंथन भी हो रहा है, कहां गड़बड़ी हुई, क्या कुमारी सैलजा ने एक बड़ा डेंट लगाया है। और आप तहसीन पूनावाला ये बात मानेंगे कि जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में की, उस गलती से वो तो सीख गई, लेकिन उन्हीं को फॉलो करते हुए आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हरियाणा में है, जो कि जीता हुआ चुनाव दिख रहा था। मैं सीधा आपको गणित बता दूं, अगर आम आदमी पार्टी से टैप हो जाता जो राहुल जी चाहते थे, और ये दिल्ली वाले जिन्होंने रोका, 2% वोट वो ऐड कर दो, और 17 कांग्रेस के रिबेल ने 5000 से ज़्यादा वोट लिया, अगर वो आप उसमें से आप 5-6 को भी मना लेते, आपका 44-45% वोट होते, आपकी सरकार बन जाती। लेकिन दिक्कत यही है ना कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दिल्ली में समाप्त किया, पंजाब में समाप्त किया, वही लोग हरियाणा के बने। अब वो चीज़ें जो राज्यसभा नहीं जीत सकते वो अब जीत रहे, अपना राज्यसभा नहीं जीत सकते, वो स्टेट कैसे जीतेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला भाई है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई हरियाणा के लिए, लेकिन जम्मू और कश्मीर की आवाम, और बहुत बहुत बधाई इलेक्शन कमीशन को, भारत की आर्म फोर्सेस को, कि जम्मू एंड कश्मीर में पीसफुल इलेक्शन हो। अब स्टेटहुड कब रिटर्न करोगे? क्योंकि स्टेटहुड एक फंडामेंटल राइट है। कहीं और भारत के इतिहास में स्टेट को डाउनग्रेड करते यूटी ने बनाया गया था, अब स्टेटहुड। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। जी रूबिका जी कह रहे हैं कि कब राज्य का दर्जा मिलेगा जम्मू कश्मीर को? राज्य का दर्जा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, निश्चित तौर पर राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन उसमें कांग्रेस की जो दुर्गति हुई उससे छिपेगी नहीं। कांग्रेस सिंगल डिजिट में चली गई। तहसीन भाई, आपके परिवार वाली पार्टी की जो दुर्गति है वह सबके सामने है, और वहां पर भी, कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ी, वोट प्रतिशत बढ़ा, सबसे अधिक वोट प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी को है, दूसरे क्रमांक पर निर्दलीय है, तीसरे क्रमांक पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, और इस तरह से जो है जम्मू एवं कश्मीर की जनता ने, कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दलों ने जो अनुच्छेद 370 के संशोधन का विरोध किया था, उस विरोध को नकार दिया। और जिसने कहा था कि तिरंगा फहराने वाला भी जो है, तिरंगा फहराने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसकी क्या दुर्गति हुई आपने देखा कि तिरंगा तो पूरे कश्मीर में फहरा रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो गुप्कार अलायंस में आई थी, उनका झंडा फहराने वाला कोई नहीं बचा। अभी तो देखिए, अभी जीत मिल चुकी है। अभी तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनादेश दिया है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अगर जनादेश आया हुआ है तो जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड दे दीजिए, और चीफ मिनिस्टर को पूरे पावर्स मिलने चाहिए। वो तो मिलना ही है, लेकिन मुझे ये बताइए, वजीर आला को पूरे पावर्स मिलना चाहिए। आप कांग्रेस की तरफ से एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था हम जीते तो 370 को वापस हम लेकर आएंगे, क्या ये होने वाला है? 370 वापस नहीं आ सकता, वो तो कहिए फिर कि उमर अब्दुल्ला ने झूठ बोला, फारूक अब्दुल्ला झूठ बोल रहे थे, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठी थी। ये तो हमारे पॉलिटिक्स में एक ट्रेंड हो गया है, भाजपा से लेके एनसी तक सब लोगों को सुनना है वो बता देती है, तो सच बात है। भाजपा भी कह रही थी, भाजपा ने भी कौन सा वादा उनका पूरा किया? जुमलेबाजी बताइए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया। राहुल गांधी सिर पटक ले, अब अनुच्छेद 370 को ला नहीं सकते, उमर अब्दुल्ला ला नहीं सकते, वो झूठ बोल सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे श्रीमान राहुल गांधी उनका साथ दे रहे हैं। उनका साथ देने के बाद भी कुछ पा नहीं रहे हैं, सिंगल डिजिट में चले। आज फारूक अब्दुल्ला जी से प्रश्न पूछा गया, आज फारूक अब्दुल्ला जी से प्रश्न पूछा गया कि आज आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो बढ़त मिली है, इसमें आप कांग्रेस को श्रेय देना चाहेंगे? उन्होंने कांग्रेस का नाम लेना भी उचित नहीं समझा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको और राहुल गांधी जिन सीटों पर प्रचार करने गए, कांग्रेस की सारी सीटें हार गए। हरियाणा में जहां गए बिग जीरो फिर से साबित हुए। भाजपा चाहती कहीं बैकडोर से उनकी एंट्री ना हो जाए, महाराष्ट्र की तरह, कर्नाटका की तरह। और प्रेम जी, आप चारों मुझे एक बात बता दीजिए, एनसी प्लस कांग्रेस 49 दिखने में तो बड़ा पावर, ठीक है भाई, एक और जोड़ दीजिए, 8 सीटें लेकर आई हैं। वो हर
नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर उमर अब्दुल्ला ये बोलते हैं कि भाई 300 राय है, उनका अपना एक मैनिफेस्टो है और ये 370 को वापस लाने के लिए केंद्र में सरकार बनानी चाहिए, लेकिन राज्य में सरकार बनाने से तो नहीं चलेगा काम। यही लेकिन ये जरूर है कि ये जिन लोगों ने 370 को हटाया था उनको एक भी सीट घाटी में नहीं मिली है बगैर कांग्रेस के। एंड इट इज ओनली एंड ओनली कांग्रेस जो कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट भी कर दिया था। अब दोनों ही राज्यों में नतीजे जो हैं वो राहुल गांधी अगर उसे लीड कर रहे तो उस लिहाज से हो जाएगा। इसको देखा, एक सेकंड विवेक आ रही हूं मैं आपके पास। शुभ रास्ता, शुभ रास्ता। लोकल पॉलिटिक्स और रीजनल मेरी ये बात बुरी लग रही है, चुनाव किया वहां वो कमोबेश हारे, 12 में से शायद 8 हार रहे हैं वो। फिर भी मैं कहूंगी कि उनको विनम्रता से हाथ जोड़कर जनता की अदालत में आकर कहना चाहिए था कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं आगे देखूंगा, तो भी वो एक लीडरशिप का उदाहरण होता है। लेकिन बिना किसी से ट्विटर पर छोड़कर चले जाना कुछ दिन छुट्टियां मनाने, ये एक अच्छे लीडर की पहचान नहीं है। नहीं, लेकिन अब ये भी तो हो सकता है ना शुभ रास्ता, कर्मण्य वादे का रसलेशु कदाचित। आप यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यू आर इन द बिजनेस ऑफ रहना होगा, उसी व्यवसायी की तरह बात करनी होगी। आपने प्रेम मोहब्बत की बात की, तो उसी मोहब्बत की के नाते आपको आना चाहिए था जनता के सामने, कहना चाहिए था कि हो सकता है से प्रेम भी है। कर्मण्य का रास्ते की फिलॉसफी जरूर ये कहती है कि मुझे अपने जी हाँ, यू आर बिकमिंग इम्पेशेंट। उनकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको बस एक उंगली उठानी है कि यहाँ क्यों चले गए तो फॉरेन क्यों चले गए, ऐसे थोड़ी। अगर स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स अलग है तो नरेंद्र मोदी के लिए अलग पैरामीटर, राहुल गांधी के लिए अलग पैरामीटर। इज नॉट अ सन्यासी, शंकराचार्य कहते हैं। गरीब किसानों को क्या कहेंगे? शंकराचार्य भी गलत है। आप तो हरियाणा से डायरेक्ट वहां उत्तर प्रदेश पहुंच गए। यहाँ भी आपने अपना मतलब से मुझे लगता है ज्यादा प्रेम तो आपको है, प्रेम शुक्ला को कम लगता है। जहाँ कोई डिस्कशन होता है भगवा अचानक आ जाता है। अच्छा, बाय द वे ये बता दूं, वो जलेबी का रंग भी भगवा ही है। अब आप बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी वो ठीक है, लेकिन कि नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ था कि स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स राहुल गांधी के कंटेक्ट। बाकी नेता मिनिस्टर है और यूपी है। चलिए ये सवाल, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। आप और हम कॉन्क्लेव में मिले थे न्यूज़ 18 इंडिया के, और आपने मुझे कहा था कि वही हो रहा है जो बीजेपी चाहती है। बीजेपी परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस मौजूद है, ये बात एकदम सही साबित हो रही है। आपने कहा था कि बीजेपी थर्ड टर्म जो चल रहा, क्या हुआ ऐसा? तो आपको वो बात याद है, तो आप ये भी बात याद होगी कि मैंने उसके रीजन बताए थे कि बीजेपी चाहती थी परसेप्शन की लड़ाई वो हारे, क्योंकि उसका जो वोटर है उस कार्यकाल के कारण थोड़ा नाराज था, क्योंकि उनके काम नहीं हुए, उनको सम्मान नहीं मिला। तो ऐसे में उनको एक डर दिखाना था कि अगर खुर्जा सरकार आती है तो एक कास्ट डोमिनेट है, उसका राज फिर हो जाएगा। मिर्चपुर कभी दलितों को एक मैसेज देना था कि मिर्चपुर कांड फिर से हो सकते हैं, क्योंकि उस सरकार में उनकी नहीं सुनी गई। ये इतिहास है और ये प्रूफ है कि किस तरह से उनको इग्नोर किया गया दलितों को। और जो नॉन जाट वोट बैंक से कहा जाता है वो कहीं ना कहीं इस परसेप्शन से उसी रणनीति के तहत हुआ, और बाकी का काम संघ ने जमीनी स्तर पर उतर, तो वो कैडर फिर से मायूस होकर जो बैठा था उसको एक, और इन सबकी कमान संभाली थी संघ के सह सरकारवा अरुण कुमार जी ने। वो पूरे एक बीजेपी हेडक्वार्टर में है। सच्ची बात बताइएगा, ये हमने देखा कि कांग्रेस के दफ्तर में ढोल नगाड़े वाले, जलेबी वाले लड्डू और वही वाले आ गए वहां पर कांग्रेस के दफ्तर से निकल के बीजेपी के दफ्तर। देखिए, ढोल नगाड़े में रखते हुए 2 बजे के बाद ही ऑर्डर दिया कि हाँ ढोल नगाड़े वालों को बजा लो। 12 बजे उन्होंने चल रहे